नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और मैं हूं विवेक। और बड़ी खबर की तरफ सीधे रुख करते हैं। लूट की खबर सबसे पहले, आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ हम आपको लिए चलते हैं। और खबर आ रही है दरभंगा से, जहां लूट की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है अपराधियों ने। और अपराधियों ने अपने मंसूबों को स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी से डरने वाले नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं, दरभंगा से दिन दहाड़े भीषण लूट की घटना घटी है और अपराधियों ने इसे अंजाम दिया है। स्वर्ण व्यवसायी के यहां 5 करोड़ रुपए की लूट की गई है। और इस वक्त जो बड़ी खबर है उसके मुताबिक जो पुलिस है वो पहुंची हुई है, सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। लूट की घटना कैसे घटी, कितनी संख्या में अपराधी थे, इन सभी बातों पर गहन चिंतन मंथन चल रहा है। लेकिन लूट की घटना हो चुकी है। और एक पक्की खबर और भी है कि 25 से 30 राउंड फायरिंग की भी खबर है। तो दिन दहाड़े भीषण लूट से सभी लोग डरे हुए हैं, खासकर व्यवसायियों में डर व्याप्त है। और जो लूट कांड के बाद अब उन दस्तावेजों को, उन सबूतों को खंगाला जा रहा है, जिसके माध्यम तक अपराधियों तक पहुंच पाए पुलिस। और फिलहाल ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर पुलिस पहुंच गई है। और स्वर्ण व्यवसायी जहां से लूट कांड हुआ है, जिस दुकान से लूट कांड हुई है, वहां पर जांच चल रही है। दिन दहाड़े भीषण लूट की वारदात से दरभंगा के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो बिल्कुल दरभंगा से बड़ी खबर, जहां से 25 से 30 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने 5 करोड़, एक बड़ी राशि विवेक, जिसकी लूटकांड को अंजाम दिया गया है। 25 से 30 राउंड फायरिंग की गई है। हालांकि बाल बाल व्यापारी जो हैं वो बच गए हैं, स्वर्ण व्यापारी जो हैं वो बाल बाल बच गए हैं। अब तक जो जितने भी लूटकांड है उसमें हमने देखा है कि ये सबसे बड़ी लूट है। जब एक बड़ा हाथ साफ किया अपराधियों ने, उसकी तरह किस तरह से उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई, क्या रणनीति थी, पुलिस को खबर नहीं लगी और दिन दहाड़े इतनी बड़ी लूट हो गई। 5 करोड़ रुपए लूटे गए हैं। 5 करोड़ रुपए नहीं बल्कि आभूषण लूटे गए हैं और कई चीजें अपने साथ ले गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो दहशत भी फैलाई उन्होंने। 25 से 30 राउंड फायरिंग की है। लोगों में डर है, खासकर जो स्वर्ण व्यवसायी हैं, एक साथ कई दुकानें होती हैं, वहां पर एक डर का माहौल है। और पुलिस जो है कोशिश कर रही है ताकि, और ये वो सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लुटेरे दाखिल हुए और आराम से चलते बने। आसपास की जो दुकानें थी वहां पर क्या नजारा था। हालांकि लोगों में हड़कंप मच गया और इस हड़कंप के बाद लोग डरे हुए हैं। और देखिए किस तरीके से उस दुकान में भगदड़ सी मच गई। बिल्कुल, और सहयोगी विपिन हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विपिन, एक बड़ी लूटकांड, उस घटना को अंजाम देकर अपराधी फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस क्या कुछ कह रही है? विपिन, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो हम अपने सहयोगी से जुड़ने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन विवेक, देखिए किस तरीके से अपराधी जो है वो बेखौफ हैं, एक बड़ी लूटकांड को अंजाम देते। देखिए पूरी तैयारी के साथ ये पहुंचे हुए थे, बड़ी आसानी से इस घटना को अंजाम देते हैं और यहां से फरार हो चुके हैं। और अब एक बार फिर से पुलिस अपनी तहकीकात की दावे कर रही है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विपिन, इस लूट के बारे में जब पुलिस पहुंची, पुलिस फिलहाल क्या कह रही है? जो सीसीटीवी फुटेज है वो तो अब सामने है। जी विवेक, चूंकि पुलिस अभी खुद एसएसपी बाबूराम मौके पर पहुंचे हुए हैं और ये भीषण डकैती है। मतलब ये दिन दहाड़े का है तो अपराधियों का बेखौफ एक बड़ा बाजार है। यहाँ सुबह से ही जो है भीड़ हो जाता है लोगों का। लेकिन दरभंगा के सबसे बड़े सोना व्यवसायी जो है, उनके दुकान पर जो है लोग बड़े आराम से जाते हैं और उनको बंधक बनाते हुए जितने सोना और जेवरात और जितने कैश थे सबको झोला में डालते हुए बड़ी आराम से निकल गए। और फायरिंग की बात करें तो 20 से 25 राउंड फायरिंग बताई जा रही है। पूरा इलाका जो है दहल उठा है अभी। अब खुद बाबूराम मौके पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन अभी तफ्तीश जारी है। जी, जिस जगह पर ये दुकान है विपिन, ये जरा बताएंगे कि वहां से थाने की दूरी कितनी है? बाबूराम को वहां पहुंचने में कितना वक्त लगा? थाने की दूरी, चूंकि ये टावर है, मेन बाजार है और यहाँ से 600 मीटर की दूरी पर टाउन थाना जो है वो भी है। लेकिन यहाँ जो टावर है, यहाँ हर वक्त जो है पुलिस की एक वैन यहाँ लगी रहती है। लेकिन गए तो अपराधी इतने बेखौफ थे कि पुलिस का डर कहीं नहीं दिखा। चूंकि ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यहाँ सैकड़ों लोग जो है सुबह से ही काम काज में लग जाते हैं। बड़ा बाजार है ये, और बीच बाजार में घुसकर इतना बड़ा दुस्साहस करना अपराधियों के लिए, पुलिस के लिए एक चुनौती है।
बिल्कुल विपिन, एक और सवाल, चूंकि अभी शादी विवाह का वक्त है, लगन का मौसम है और ऐसे में अपराधियों की तरफ से समय का चयन भी किया जाता है। उन्हें पता होता है कि इस वक्त दुकानों में जो ज्वेलरी है, जो गहने हैं, वो अच्छी खासी तादाद में होती है, लेकिन पुलिस की चुस्ती, उसे लेकर तो एक बार फिर से सवाल जरूर उठेंगे। जी, सवाल तो पुलिस पर उठ ही रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े व्यवसायी हैं और उनके आवास, उनके घर के घर और दुकान जस्ट बगल में है और भी बड़े शोरूम है उनके, और ऐसे में वहाँ अपराधी जो है घटना को अंजाम दे देते हैं, तो पुलिस पर सवाल तो उठ ही रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जब जल्द दरभंगा टावर पर पुलिस की वैन लगी रहती है, मुस्तैद रहती है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी घटना हो गई, ये कहीं ना कहीं पुलिस के लिए तफ्तीश की बात है। जी चलिए, पुलिस पर सवाल है, पुलिस के लिए चुनौती है, सब कुछ पुलिस के लिए है। पुलिस का जो थाना है जहां पुलिस मौजूद थी, और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि वहां पर हमेशा वैन मौजूद होता है, बावजूद इसके 600 मीटर की दूरी में लूट की बड़ी घटना होती है। सरकार बनने के बाद जो लॉ एंड ऑर्डर की कसावट की बात कही जा रही थी, वहां पर एक छेद यहां दिखाई देता है, और छेद कह सकते हैं ये होल इतना बड़ा है कि 5 करोड़ रुपए निकल जाते हैं। तस्वीरों को आप देख सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज है, इसमें 25 से 30 राउंड फायरिंग होती है और आराम से चलते बनते हैं, बड़ा सा बैग लेकर निकलते हैं, लेकिन कानों कान पुलिस को खबर नहीं लगती और उन्हें पूरी तरह से पता था कि यहां पर जो दुकानें हैं, सोने की दुकान है और यहां पर माल आया हुआ है। ये सारी रेकी करने के बाद ही इतनी बड़ी घटना को विवाह अंजाम दिया जा सकता है। बिल्कुल, तो इस घटना के साथ एक बार उसी चुस्ती पर सवाल उठ रहे हैं जिसे लेकर लगातार तमाम दावे और तैयारियों की बात कही जा रही है। बड़ी खबर नवादा से है, जहां पर अब बताते चलें कि नवादा में अब्र खदान में ब्लास्ट किया गया और इस ब्लास्ट के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई है। एक बार फिर से वही सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में कि ब्लास्टिंग की जाती है और उसकी जद में मजदूर जो कि वहां काम कर रहा था वही आ गया। शारदा अब्र खदान की यह घटना है, जहां पर हादसे में एक शख्स को अपनी जान गंवानी पड़ी है। सवैया टाड़ पंचायत के चटकरी का ये मामला, जहां पर ब्लास्टिंग के दौरान चट्टान गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई है। अनिल विशाल है इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। अनिल, क्या जानकारी है, अपडेट क्या है? जी देखिए विवेक, अभी तो फिलहाल आपको जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें आपको अवगत करा दूं। चूंकि इलाका जो है बहुत ही कठिन इलाका है और वहां तक पुलिस को पहुंचने में काफी समय लगता है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ देर में रजौली पुलिस और सुरक्षा बल के जवान वहां तक पहुंच पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि तब तक अगर वहां पे अगर शव अगर वहां रह गया तो पुलिस को सबका हाथ लग पाएगी। लेकिन अमूमन इस इलाके में ऐसा होता आया है कि जब कभी भी जब बड़ी दुर्घटना होती है तो लाश को जो है ग्रामीण या जो माफिया होते हैं उनके द्वारा वो लाश को हटा दिया जाता है और मामले को वहीं से वहीं खत्म कर दिया जाता है। आपको मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बताते चलूं कि ये जो पूरा इलाका जो है वो अवरक खदान से भरा हुआ है और जितने भी माइंस है सभी माइंस में अवैध तरीके से माइनिंग का काम चलते आ रहा है, जिसमें से कि शारदा जो अवरक खदान है वहां पे सरकार के द्वारा काफी साल पहले इसे बैन कर दिया गया था, मगर निरंतर अवरक जो माफिया है उनके द्वारा लगातार ब्लास्टिंग किया जाता है। बिल्कुल मॉनिटर नहीं किया जाता है, सीधे शब्दों में कह सकते हैं मॉनिटर नहीं होता, जिस वजह से ऐसे अवैध खदानों में खुदाई चलती रहती है और जब कभी चाल धंसने की खबर और विस्फोट की खबर आती है तो किसी न किसी की मौत होती है। और लेकिन इसे लेकर विवेक कोई मामला दर्ज नहीं किया जाता, क्योंकि उन्हें पता है इसे लेकर कार्रवाई उनके ऊपर ही होगी, परिजनों को इसका सामना करना पड़ेगा और इसीलिए शायद शवों को वहां से गायब भी कर दिया जाता है। और चलिए एक और खबर आ रही है, ये भी खबर बड़ी खबर है। खबर ये है कि लातेहार में अभी भी हाथियों का प्रकोप है और जो खबर है उसके मुताबिक एक युवक को हाथी ने मार डाला है और इस खबर के बाद अभी तक वन विभाग का कोई अधिकारी संज्ञान लेने नहीं पहुंचा है। लातेहार में जंगली हाथियों के झुंड का आतंक अभी भी जारी है। हेरहंज थाना क्षेत्र के हुम्बो गांव में जंगली हाथियों ने एक युवक को मटक कर मारा है और ग्रामीणों की माने तो बीते 1 महीने से इलाके में जंगली हाथियों का आतंक जारी है, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। और इसी बीच बड़ी खबर जो है वो सासाराम से आ रही है, जहां पर स्कॉर्पियो की टक्कर से एक शख्स जो है उसकी मौत हो गई है और एक बार फिर से वही रफ्तार का कहर जिस वजह से एक शख्स की जान चली गई। और ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि घायलों को लेकर अस्पताल तो पहुंचा दिया गया, लेकिन जो व्यवस्था होनी चाहिए ऐसे रफ्तार पर ब्रेक लगाने को लेकर वो कहीं नजर नहीं आती और हर रोज हादसों का शिकार
यहाँ की जनता हो रही है। दरिगांव की ये घटना है जहां NH2 पर बबगामा में यह हादसा हुआ है और हादसे में 3 लोग जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए वहां के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो सासाराम से ये बड़ी खबर, जहां पर स्कॉर्पियो हादसे में एक शख्स की जान चली गई है। हादसे में 3 लोग जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें फिलहाल सदर अस्पताल ले जाया गया है। दरिगांव में यह हादसा हुआ जहां NH2 पर स्कॉर्पियो की टक्कर से एक शख्स की जान चली गई। रंजीत हमारे साथ फोन लाइन पर। अजीत, क्या जानकारी मिल पा रही है? सतेंद्र सिंह है जो डेहरी के अगले वाले भदौली के उनकी मौत हुई है और 3 अन्य लोग जो है वो घायल हो गए हैं। बबन सिंह है रामपुर नोखा के, कमलेश सिंह है कठुआ के धनवार के और विजेंद्र सिंह है रोहतास जिला के भोकरी के रहने वाले हैं। इन लोग घायल हुए हैं। इन लोगों को NHAI के जो कर्मी है वो लोग अपने एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाए हैं। इन लोगों की स्थिति चिंता से बाहर है, लेकिन सतेंद्र सिंह की मौत हो चुकी है और स्कॉर्पियो जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई है, वो बगल के गड्ढे में पलट गई है और NHAI की टीम जो है सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए धनबाद ECL से खबर है, जहां पर कोयलरी में पानी भरने की वजह से 2 मजदूर जो हैं वो अचानक से इसके जद में आ गए हैं और हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत वहां पर कर दी गई है, लेकिन कई खामियां सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि मजदूरों की तरफ से 12 दिन पहले ही इसे लेकर के आशंका जाहिर की गई थी। प्रबंधन को इसकी जानकारी दी गई थी कि पानी भर रहा है, लेकिन वक्त रहते यहां पर कोई एहतियाती कदम नहीं उठाए गए, जिस वजह से मजदूरों को इसका सामना करना पड़ा। हालांकि फिलहाल आपको बताते चले कि पानी भरने के बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है और मजदूरों को निकालने के लिए बचाव दल ने ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। वहीं स्थानीय विधायक भी मौके पर पहुंचे हुए और राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया जा रहा है। हम लोग बराबर जब भी हम लोग मैनेजमेंट के साथ बैठे हैं, कोलियरी में हम लोग एक मीटिंग के माध्यम से हम लोग बराबर सुरक्षा के विषय में हम लोग बराबर बात को रखे हैं कि खदान के अंदर ना हवा का व्यवस्था है, ना किसी तरह से पानी, ना किसी तरह से जूता होता है, लाइट होता है, जो एक सुरक्षित जो एक मिलना चाहिए, सेफ्टी जो मिलना चाहिए मजदूर को, वो नहीं मिलता है। सुबह 3:30 बजे करीब वो माइंस है, अंडरग्राउंड माइंस है, फिर से पानी ढूंढ। उस समय वर्कर्स लोग वहाँ काम कर रहे थे। जितने भी वर्कर्स थे पानी में उतर कर वो लोग भाग निकले, लेकिन 2 बुजुर्ग जो वर्कर्स थे, बसिया माझी और मानिक बावरी, ये दोनों अंडरग्राउंड में ही फंसे हुए हैं अभी तक। पानी जब भरा था उस समय करीब 4 मजदूर थे, उसमें से 2 मजदूर भाग के ऊपर आ गए हैं, लेकिन 2 मजदूर के फंसे होने की संभावना है। लोकल स्तर पे भी जो स्थानीय टीम है उनके द्वारा रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा है। कोलवरी का जो हेड क्वार्टर है सतोड़िया, वहाँ से भी टीम आई हुई है, वो भी रेस्क्यू का कार्य कर रही है। तो कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। और चलिए NIA की कार्रवाई के बारे में हम आपको बताएं कि एक मुखिया को पकड़ा NIA की टीम ने और उसके ऊपर यह आरोप है कि उसने हथियार की तस्करी की। उस मुखिया का नाम है राजीव रंजन, जिसे बहुत ही मेहनत से पकड़ा गया है। NIA ने जाल बिछाकर उसे पकड़ा और कई ऐसे संगीन मामले हैं जिसमें उसकी गिरफ्तारी वांछित थी। तो अब जो NIA है उससे पूछताछ कर रही है। 73 पंचायत का यह मुखिया बताया जा रहा है जिसे NIA की टीम ने पकड़ा है। आरोपी का नाम है राजीव रंजन। जबलपुर आयुध फैक्ट्री से हथियारों के पार्ट्स की चोरी और उसके बाद उस पार्ट्स से हथियार बनाकर तस्करी के मामले का लिंक अब गया तक पहुंच गया है और इस मामले की जांच कर रही NIA ने गया से राजीव रंजन सिंह को गिरफ्तार किया है। राजीव रंजन सिंह मोहरा के 73 पंचायत के मुखिया हैं और उनकी गिरफ्तारी इससे पहले मुंगेर में 2018 में बरामद AK-47 के मामले में भी हुई थी। तत्काल वो बेल पर चल रहे थे और उस पूरे मामले की, दोनों मामले की जांच NIA ही कर रही थी। और इस जो ताज़ा मामला है जिसमें जबलपुर आयुध फैक्ट्री से जो
हथियारों के पार्ट्स की चोरी हो रही थी और फिर उसे तस्करी के जरिए मुंगेर और आसपास के इलाकों में भेजा जा रहा था। उस मामले में भी राजीव रंजन सिंह की गिरफ्तारी हुई है। जो मिली जानकारी है उसके अनुसार काफ़ी संख्या में AK-47 की चोरी हुई थी और उसमें से कई बार छापेमारी हुई। मुंगेर से करीब कई मामले में हथियारों की बरामदगी हुई थी। तो ये जो पूरा नेक्सस है उसकी खोजबीन में उस गिरोह पर कार्रवाई NIA कर रही है और उसी मामले में गया से तेतर पंचायत के मुखिया राजीव रंजन सिंह की गिरफ्तारी NIA ने की है और इस मामले में पूछताछ हो रही है और ये मुमकिन है कि इस पूछताछ के बाद कई अन्य लोगों पर भी कार्रवाई हो। अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। तो बिल्कुल AK-47 मामले में राजीव रंजन की गिरफ्तारी के साथ कार्रवाई अब तेज हो चुकी है। इसकी गंभीरता को इस बात से समझा जा सकता है कि जिस वक्त मध्य प्रदेश के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से तमाम चीजों के गायब होने के बाद इसको प्रकाश में लाया गया, उसके बाद लगातार इसे लेकर के गिरफ्तारियां शुरू हो गई, बरामदगी शुरू हो गई। अब गया से गिरफ्तारी हुई है राजीव रंजन की, लेकिन मुंगेर से इसका क्या कनेक्शन है, इसको समझने के लिए आपको देखना जरूरी है। अरुण शर्मा की ये रिपोर्ट। NIA के एक्शन ने AK-47 मामले में जान फूंक दिया है। NIA ने गया से जिस शख्स को उठाया है वो पहले भी AK-47 मामले में जेल जा चुका था तथा बेल पे था, लेकिन NIA का ये जो एक्शन है AK-47 मामले को पुनः जगाने का काम किया गया। लगभग ठंडे बस्ते में जा चुका NIA AK-47 का मामला। COD से गायब जो 60 से अधिक AK-47 थे उसमें से अब तक 22 मिले हैं, लेकिन 40 से अधिक AK-47 की तलाश में जिला पुलिस तथा NIA लगी हुई है। लगभग जिला पुलिस ने AK-47 मामले में 8 केस किए थे, जिसमें से एक केस जो है NIA ने हैंडल किया था और NIA ने लगभग इसमें से 10 से ज़्यादा लोगों को जेल भेजने का भी काम किया गया। लेकिन अब जो है पुनः ठंडे बस्ते में गया जो NIA का जो AK-47 का जो मामला है, NIA ने पुनः इसे जीवित कर दिया गया है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। तो AK-47 का ये जखीरा जो आप देख पा रहे थे, ये तस्वीरें पुरानी जरूर हैं, लेकिन इस मामले में जिनकी भी गिरफ्तारियां हुई हैं, संदेह जिनके ऊपर था, उन सभी आरोपियों को धीरे धीरे पकड़ा जा रहा है, उनसे पूछताछ हो रही है। और जो तस्वीरें भी आपने देखी वो पुरानी जरूर है, लेकिन कई और नई तस्वीरें इनसे मिलती जुलती हो सकती हैं। चलिए इस बीच एक और खबर की तरफ रुख करते हैं कि किसान आंदोलन चल रहा था और इस बीच में कई तरह के बयान आ रहे थे जो कि नीतीश कुमार के विरोध में थे। उस स्वर को दबाने के लिए संजय झा ने उसके ऊपर कटाक्ष किया है, वार किया है और उन्होंने समझाया है कि किस तरीके से जो राज्य की सरकार है या फिर जो केंद्र की सरकार है वो किसानों के हित में है, किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। तो उन्होंने पूरा डेटा सामने रखा है। संजय झा ने कहा है कि आर्थिक सुधारों के जरिए बिहार ने देश दुनिया को एक नई राह दिखाई है और विकास दर में पंजाब को पीछे छोड़ा है। 2005 में नीतीश कुमार के सत्ता संभालने से पहले एक दशक तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का औसत 5.08% था, जो राष्ट्रीय औसत के करीब 7% से भी कम था। लेकिन बीते एक दशक में बिहार ने कीर्तिमान स्थापित किया, लगातार राष्ट्रीय औसत से तेज गति बनाई और सामाजिक आर्थिक विकास किया है। तो बिल्कुल विवेक, देखिए आंकड़ों का जिक्र किया उन्होंने, कहा कि हवाई बातें नहीं करेंगे। बिहार ने कैसे आर्थिक सुधारों के जरिए सिर्फ देश दुनिया को ये दिखा दिया कि कैसे पंजाब, जिसका जिक्र किया जाता है कि सबसे ज्यादा अगर कहीं के किसान समृद्ध हैं तो वो पंजाब के किसान है। लेकिन आंकड़ों पर जरा गौर कीजिए। 2008 से कृषि रोड मैप का क्रियान्वयन जो है वो बिहार में कर दिया गया। 3 कृषि रोड मैप के जरिए उत्पादन को बिहार में बढ़ाया गया है और ये सब कुछ आंकड़ों के जरिए बताया गया है। 2014-15 में गेहूं का उत्पादन जो है वो 35.70 मीट्रिक टन हुआ। 2008 में कृषि रोड मैप का क्रियान्वयन, और ये वो तमाम आंकड़े हैं जो बताते हैं कि कैसे कृषि उत्पादन पर नीतीश कुमार का जोर रहा। 2018-19 के आंकड़ों का जिक्र भी किया गया है, जिसमें गेहूं उत्पादन दर बढ़कर जो है वो 64.66 लाख टन हो गया। दूध, मछली, अंडों का उत्पादन बढ़ा है। 2011-12 का जिक्र किया गया है, जिसमें दूध उत्पादन जो है वो 65.17 लाख टन हुआ। 2018-19 में दूध उत्पादन जो है वो 98.18 लाख टन हो जाए। तो देखिए 65 से लेकर 98 तक का सफर तय किया बिहार ने। पिछले वित्तीय वर्ष नेपाल को 30,000 टन मछली का निर्यात बिहार ने किया है।
और ये तमाम आंकड़े इसलिए रखे गए हैं क्योंकि जो लोग नीतीश कुमार को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जिसका जिक्र नीतीश कुमार ने कहा कि 2006 से ही हमने कृषि सुधारों की दिशा में यहां पर तमाम कवायदों की शुरुआत कर दी थी और इसीलिए यहां के किसान इसे लेकर खुश हैं। बिल्कुल, और बड़ी बात यह भी है कि 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार अगर बिहार को मिलता है तो उत्पादन ठीक ठाक है, बेहतर है, और ये आंकड़े उसकी तस्दीक करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुहासे की, कोहरे की, बढ़ती ठंड की। तो देखिए, इस बीच खबर यह है कि घने कोहरे की वजह से विवेक विजिबिलिटी कम हो गई है, आवागमन पर इसका सीधा असर पड़ रहा है और कहीं भी जाने आने वाले लोगों को अब ज्यादा वक्त लग रहा है अपने गंतव्य तक पहुंचने में। विजिबिलिटी कम होने की वजह से ट्रेनें अब लेट चल रही है, यात्रियों को खासी परेशानी हो रही है। पटना जंक्शन की तस्वीर है जहां पर यात्री जो है वो ठंड में रफ्तार को समझते हैं और इसीलिए वक्त से पहले स्टेशन पहुंच रहे हैं, लेकिन विलंब ट्रेनों के समय को लेकर के ही, और ये वजह लोगों की परेशानी का सबब। पटना जंक्शन से संवाददाता साकेत कुमार की ये रिपोर्ट समझिए। घने कोहरे के कारण अब ट्रेनों के परिचालन पर भी इसका असर धीरे धीरे पड़ने लगा है। देखिए, पटना जंक्शन पर अभी हम मौजूद हैं। हालांकि ट्रेनें बहुत ज्यादा लेट नहीं हो रही है, लेकिन थोड़ी बहुत लेट होनी शुरू हो गई है और अगर यही स्थिति रही, कोहरा अगर इसी तरह रहा, तो निश्चित तौर पर इसका सीधा असर ट्रेनों के परिचालन पर होगा। ट्रेनें लेट होंगी, लोगों को इससे परेशानी झेलनी पड़ेगी। जो विजिबिलिटी है वो 100 से 150 मीटर अभी दिख रही है, सुबह का ये वक्त है, और इसके बावजूद जो ट्रेनें हैं वो मिला जुला कर अभी अपने समय से चल रही है। अभी देखिए कि ये पैसेंजर ट्रेन है वो यहाँ पर पहुंची है। कई यात्री हैं जो लगातार इंतजार कर रहे हैं ट्रेनों का कि ट्रेन वो आए तो वो वहाँ पर ट्रेन को अपनी ट्रेनें ले सके। तो यहाँ देखिए कुछ यात्री हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? लुधियाना जा रहे हैं। लुधियाना कितने बजे ट्रेन आएगी? 10 बजे बोला। सुबह में ही थी? हाँ, सुबह में ट्रेन थी और 10 बजे पहुंचेगी, यहाँ पर आएगी, तब ये लोग निकलेंगे यहाँ से। तो पूरी जो कोहरे की असर है, जो कोहरे का असर है वो लोगों को खासा परेशानी उठाना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बिल्कुल कोहरे का असर जो है वो रेल यातायात पर सीधा पड़ता हुआ और यात्री इसे लेकर बेहद परेशान होते हुए खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।